नमस्ते एवरीवन। देखिए, कंक्रीट जब वेट स्टेट में होता है ना, तो उसको कहते हैं हम ग्रीन कंक्रीट। वहीं जब वो सेट होने वाला होता है या हार्ड हो चुका होता है तो उसको कहते हैं हम सेट कंक्रीट या फिर हार्डन्ड कंक्रीट। लेकिन कई बार जब आपके गेट के एग्ज़ाम में ईएस के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ये आया होगा कि ये जो कंक्रीट है, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होगा ग्रीन कंक्रीट। तो नाम से ऐसा लगेगा कि ये जो ग्रीन कंक्रीट है, ये कुछ ऐसा कंक्रीट होगा कि एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा पहुंचाता होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसी ही चीज़ों को हम ग्रीन के नाम से डिनोट करते हैं। तो वहाँ आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कंक्रीट को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आरसीसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर होते हैं और एक फाउंडेशन जो है वो तैयार होती है आरसीसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। अब कंक्रीट जो है वो कई बेसिस पे क्लासिफाइड है, जैसे कि सीमेंटिंग मटेरियल, बल्क डेंसिटी, प्लेस ऑफ कास्टिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीमेंटिंग मटेरियल के बारे में। अब सीमेंटिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो किसी भी कंक्रीट में उन एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे कंक्रीट में जो है सीमेंट आजकल वही काम कर रहा है, लेकिन पहले जब सीमेंट इजाद नहीं हुआ था तब और भी मटेरियल्स थे, जैसे कि लाइम था, जिप्सम था, मड थी। तो सीमेंटिंग मटेरियल बेस्ड 4 नाम जो है वो सामने आते हैं। पहला है लाइम कंक्रीट। कई सालों तक लाइम जो है वो बहुत यूज़ हुआ है। कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में लाइम यूज़ हुआ है। बड़ी बड़ी स्टोन मेजनरीज बनाने के लिए लाइम का यूज़ किया था। तो पहला है लाइम कंक्रीट। दूसरा है जिप्सम कंक्रीट। जिप्सम कंक्रीट में क्या होता है, जिप्सम को एज अ सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती। दैट इज़ वाई इसको सरफेस फिनिशिंग वर्क्स में या फिर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट्स में, या फिर अगर आपको फ्लोर पे कारपेट बिछाना है तो कारपेट के नीचे जिप्सम कंक्रीट का यूज़ कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास सीमेंट कंक्रीट, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे हमें पढ़ना भी है। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इजीली अवेलेबल है, बहुत ही चीप है, इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। फायर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, कुछ केमिकल्स मिलाएंगे तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं। ड्यूरेबल है, सालों साल चलता है, और जितने साल इस पर लोड लगा रहता है तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज होती रहती है। तो बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। चौथा है हमारे पास मड कंक्रीट। ये पिछले दशक में भी ऐसा होता था, शायद आज भी ऐसा होता है कि मड को एज अ सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और उसमें फिर सैंड और एग्रीगेट्स मिला के वॉल्स क्रिएट करी जाती हैं। कच्चे मकान अगर आपने देखे हों तो वो उसी तरीके से बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो कंक्रीट क्लासिफाइड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दोज पार्टिकल्स। अब इस वॉल्यूम में वो वॉल्यूम नहीं आती जो इन पार्टिकल्स के बीच की एयर है। तो ये 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है, अगर 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है बल्क डेंसिटी तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट। अगर 500 to 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है बल्क डेंसिटी तो उसको कहते हैं हम लाइट वेट कॉन्क्रीट। 1800 से लेकर 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है अगर बल्क डेंसिटी तो उसको कहते हैं हम डेंस कंक्रीट। और अगर 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ऊपर है बल्क डेंसिटी तो उसको कहते हैं हम सुपर हैवी वेट कंक्रीट। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है प्लेस ऑफ कास्टिंग। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम कंक्रीट को वहीं फील्ड में बना रहे हैं तो उसको कहते हैं हम इन सितु कंक्रीट। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से बने बनाए कंक्रीट के पार्ट्स खरीद रहे हो तो उसको कहते हैं हम प्री कास्ट कंक्रीट। इसमें पहले से ही आपको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स जो हैं बने बनाए मिलते हैं, जैसे कि आई बीम, फ्लैंजेस, टाइल्स। तो आपको क्या करना होता है, उन बने बनाए पार्ट्स को बस साइड पे जो है लगाना होता है और अपना स्ट्रक्चर बनाना होता है। जो हमारा फोर्थ बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिए, ग्रेड्स जो है वो आपकी हायर अथॉरिटी या आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया हुआ है IS 456 में, जो कि RCC का कोड है। इस कोडल प्रोविजन में हम ग्रेड्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट को इस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि M5, M10, M20, M25, M30, M100, इस तरीके से शो किया जाता है 5-5 के गैप्स पे। जिसमें जो M है इसका मतलब है मिक्स, और 10 जो है ये इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है एट 28 डेज के, मतलब 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 10 न्यूटन पर mm² या 20 न्यूटन पर mm² तो आनी ही चाहिए। तो हमारे इंडियन कोड IS 456 में M10 से लेके M100 तक जो है ग्रेड्स स्पेसिफाइड हैं।
अब अगर इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमारा वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा की जो बात नहीं करता कोडल प्रोविज़न में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर वाली स्ट्रेंथ से ऊपर का जो कंक्रीट है वो बना ही नहीं सकते। तो इंडिया में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये आपके डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है जो आपके कंक्रीट के मिक्स को डिज़ाइन कर रहा होगा कि आपका जो सीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, कितना उसमें सैंड होनी चाहिए, कितना उसमें कोर्स एग्रीगेट्स होने चाहिए। जो हमारा 5th बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर आपका मिक्स M20 या उससे नीचे है तो उसको कहा जाता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। M25 से लेके M60 तक कहा जाता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, और M65 और उससे ऊपर जितने भी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं उनको कहा जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 6th जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन। प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपको किसी हायर अथॉरिटी ने किसी एक पर्टिकुलर मिक्स के लिए प्रोपोर्शन जो है वो डिफाइन करे हुए हैं, जैसे कि M10, M20, M15, इसके लिए आपको प्रोपोर्शन जो है वो डिफाइन किए हुए हैं और आपको उन्हीं प्रोपोर्शन के बेसिस पे ही सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स जो हैं वो लेने हैं। तो इंडिया में जो है ये M5 से लेके M25 तक डिफाइंड है प्रोपोर्शंस, लेकिन IS कोड में M5 और M7.5 मतलब कि M10 से नीचे जितने भी मिक्स ग्रेड्स हैं वो यूज़ नहीं होते। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अगर तो कि M5 के जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या होते हैं या M7.5 के क्या होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो एक साइड पे लिखता हूँ मैं मिक्स ग्रेड्स जैसे कि M5, 7.5, 10, M15, M20 और M25। उसी के सामने मैं लिखता हूँ उनके प्रोपोर्शंस जो कि है सीमेंट इज़ टू फाइन एग्रीगेट्स इज़ टू कोर्स एग्रीगेट्स। तो M5 के लिए जो रेशो होता है वो होता है 1:5:10, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 5 पार्ट्स फाइन एग्रीगेट्स, 10 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट्स। सिमिलरली M7.5 के लिए होता है 1:4:8, M10 के लिए होता है 1:3:6, M15 के लिए होता है 1:2:4, M20 के लिए होता है 1:1.5:3 और M25 के लिए होता है 1:1:2। और जो कंक्रीट इस बेसिस पे बनाया जाता है इसको कहते हैं हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सपोज करते हैं आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है नॉमिनल मिक्स का, तो उसमें तो यही आपको पता है कि आपको 1 पार्ट सीमेंट लेना है, 1.5 पार्ट फाइन एग्रीगेट्स लेने हैं और 3 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट्स लेने हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये जो हमें मिक्सेस डिफाइंड हैं इनकी स्ट्रेंथ जो है 28 डेज़ पे ये मिल ही जाएगी और जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे। चलो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें जो है रिसर्च करने में या डिज़ाइनिंग करने में ये ज़्यादा टाइम नहीं खपाना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर आपका जो इंजीनियर है वो स्मार्ट है और वो ये सोचता है कि यार हमारे पास हाई क्वालिटी सीमेंट है, अगर हम फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दें तो हम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो स्ट्रेंथ है वो तब भी पा लेंगे 28 डेज़ पे। तो उसने जब टेस्टिंग करी तो ये पाया कि M20 की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पाने के लिए, मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर पाने के लिए जो रेशियो है 1:2.1:3.5 का जो रेशियो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है और उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हमें 28 डेज़ पे उतनी मिल जाएगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि उस पर हायर अथॉरिटीज़ का प्रेशर है तो वो ये काम नहीं कर पाता, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 7th क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, आपको ये बोला गया है हायर अथॉरिटी से कि आपको 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो स्ट्रेंथ है 28 डेज़ पे मिलनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफाइड रेशियो तो नहीं है कि कितना उसमें सीमेंट होना चाहिए, कितना उसमें सैंड होना चाहिए, कितना उसमें कोर्स एग्रीगेट्स होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हो। वो जो डिज़ाइनिंग होती है वो बेस्ड होती है स्ट्रेंथ पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे, कॉम्पैक्शन फैक्टर पे, स्लम पे और बाकी बहुत सारे टेस्ट पे। और जब आप उस स्ट्रेंथ पे रीच कर जाते हो तो जो कंक्रीट उस समय बनता है उसको कहते हैं हम डिज़ाइंड मिक्स कंक्रीट। और इसका फ़ायदा यही है कि आप कितनी भी जो स्ट्रेंथ है वो ला सकते हो, कितना बढ़िया से बढ़िया स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो। जो बाउंडेशंस हैं वो आपकी वो ख़त्म हो जाती हैं डिज़ाइंड मिक्स कंक्रीट में। इसीलिए M30 से लेके उससे ऊपर के जितने भी मिक्स ग्रेड्स हैं उनके जो प्रोपोर्शंस हैं वो स्पेसिफाइड नहीं हैं और वो आपको डिज़ाइनिंग करके ही लाने होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।